गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। नमस्कार, मैं दीपक राय एक बार पुनः आप सभी के साथ आपकी बातें करने के लिए एक बार पुनः मौजूद हूं। कहते हैं कि चिट्ठी का इंतजार एक समय, एक पुरानी पीढ़ी जो हमारे पिता थे, हमारे दादा थे, परदादा थे, उनके जमाने में चिट्ठी का इंतजार बड़ी ही बेकरारी के साथ किया जाता था। अब चिट्ठी का जमाना ईमेल में बदल चुका है एवं भारत भी लोकतंत्र के चुनावी पर्व के करीब आ चुका है। अब इस लोकसभा के चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें दार्जिलिंग क्षेत्र, खास तौर से जो गोरखाली समाज एवं जो उस क्षेत्र में रहने वाले अन्य समुदाय के लोग बड़े बेसब्री के साथ अपने उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस से आने वाले हैं उनका इंतजार कर रही है। यानी कि जो पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है उनके उम्मीदवारों की घोषणा अब तक नहीं हुई। शायद इसलिए वहां की जनता इन दिनों इन चर्चाओं में व्यस्त नजर आती है। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो कई तरह की खबरें पुष्ट अपुष्ट दोनों इस समय लगातार सोशल मीडिया के स्क्रीन में तैरती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से मोबाइल की स्क्रीन, कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट की स्क्रीन में आपको वह खबरें लगातार नजर आ रही है, उसी तरह की कानाफूसी हर गली मोहल्ले जो पहाड़ तराई द्वार से वहां पे हो रही है। अब हम बात करते हैं कि दो राष्ट्रीय पार्टी जो पुरानी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस, दोनों ने आखिर चुनाव की घोषणा होने के लगभग एक सप्ताह के बाद भी क्यों घोषित नहीं किया है। यह बड़ी चिंता की बात है। किन के लिए? जो उनके कार्यकर्ता है। जी हां, निश्चित रूप से यह चिंता का विषय अभी तक तो है। जहां तक उनके कार्यकर्ताओं की बात है, वह अपने उम्मीदवार को लेके स्ट्रेटेजी कैसे बनाए इस चीज में उलझे पड़े हैं, क्योंकि उनके नेताजी का नाम अभी, यानी उनके प्रत्याशी का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। वही दूसरी ओर दार्जिलिंग लोकसभा की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार गोपाल लामा, जो कि भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने नामित किया था, उनके नाम को आगे बढ़ाया था, उन्हीं को तृणमूल कांग्रेस ने अब की बार टिकट दिया है और उनकी न जाने कितनी चुनावी सभाएं, चुनावी बैठकों का दौर हो चुका है। अब अगर हम बात करें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अभी तक देरी कर रही है, उनमें क्रमबद्ध अगर हम बात करें, या हो सकता है कि जैसे ही मैं ये खबर बना रहा हूं या आप तक पहुंच रही है तब इन दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी इस लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने नाम की घोषणा कर दे। बहुत कुछ मुमकिन है, लेकिन साथ ही एक चीज और नहीं भूलना है कि ये चुनाव जो है बेहद तनावपूर्ण रहने वाला है, बेहद रस्साकसी से भरा होने वाला है। इसके पीछे कारण यह है कि यह त्रिकोणीय मुकाबला है। इस बार के चुनाव अभी तक देखा गया है कि दो पार्टियों के बीच में अभी तक मुकाबले होते आए हैं। यदि कांग्रेस इस सीट से अपने उम्मीदवार को देती है, वहीं भाजपा अपने उम्मीदवार का नाम घोषित करती है, तो टीएमसी वर्सेस भाजपा वर्सेस कांग्रेस, ये तीनों का यहां पे रस्साकसी भरा चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी में एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि आला कमान यहां के उम्मीदवार के नाम को लेके इस समय बड़े ही ऊहापोह की स्थिति में है। इस तरह अभी तक नहीं देखा गया है कि इतने लंबे समय के बाद, इतने लंबे मार्जिन, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी का नाम घोषित करने में अब राष्ट्रीय पार्टी जो सत्ता चला रही है केंद्र में, उनको इतना समय लग गया। अगर हम बात करें
दार्जिलिंग क्षेत्र की, तो दूसरे चरण में यहाँ पे चुनाव होने हैं। और वहीं अगर 26 अप्रैल के दिन यहाँ पे चुनाव यानी मतदान होना है, उसके लिए नामांकन भरने की तारीख भी लगभग नजदीक आ चुकी है। 28 तारीख यदि नामांकन भरने की अगर कार्यवाही की जाती है, अंतिम तिथि है, तो मात्र 2 दिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइलें सारी तरीके से लगाने के लिए। इसलिए क्योंकि आज शनिवार हो चुका है, कल रविवार है और परसों होली का राष्ट्रीय अवकाश है, यानी कलेक्ट्रेट बंद है जहां पे आप अपने नॉमिनेशन को फाइल करोगे। अगर हम वही बात करें उम्मीदवारों के नामों की, तो हर्षवर्धन श्रृंगला का नाम न जाने क्यों बंगाल की मीडिया, राष्ट्रीय अंग्रेजी मीडिया और खास तौर से दार्जिलिंग के कुछ मीडिया हाउस में बखूबी देखे जा सकते हैं। करीब करीब मैं भी अगर अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हुए उन खबरों को देखूं तो यही पाता हूं कि 1 2 3 4 ये आज चौथा अवसर था जब हर्षवर्धन श्रृंगला जी चुनावी अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिल्ली में लेकर करे। लेकिन वही आज सोशल मीडिया में उनकी तस्वीर, अब ये नई है या पुरानी है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन तैर रही है। वह फोटो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। वहीं कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी जो पहाड़ में है, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी जीएनएलएफ, उनके पार्टी अध्यक्ष मन घिसिंग के साथ भी हर्षवर्धन श्रृंगला की फोटो सोशल मीडिया में बड़ी वायरल हुई थी। इसके बाद कई लोगों ने पक्ष विपक्ष में बड़ी बातें की और चर्चाओं का दौर रहा। अब अगर हम वही बात करें उस क्षेत्र से आने वाले गोरखा पुत्र राजू बिष्ट, जी हां, गोरखा पुत्र के नाम से ही एक सुर, एक कैंडिडेट देने की जो 2019 में जो लहर हमने देखी थी वह अभूतपूर्व थी। गोरखा पुत्र नाम से राजू बिष्ट को आगे बढ़ाया था क्योंकि लंबे समय के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी ने गोरखा व्यक्ति को एक क्षेत्र से लोकसभा का टिकट दिया था, बड़ी बात थी। अब अगर हम वही बात करें कि राजू बिष्टा क्या अब इस रेस में नहीं है, तो देखिए राजनीति है, यहां पे रेस में बने रहना उसके लिए महत्वपूर्ण है सांगठनिक योग्यता। अगर हम बात करें 2024 का चुनाव जिस तरह चल रहा है, ओपिनियन पोल और इससे पहले आपने बहुत सर्वे पोल देखे होंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लगभग कोई चैनल 320, 340, 360 या तक की, हमने 1-2 दिन पहले ही देखा कि ओपिनियन पोल के नाम पे 394 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को देने की या इंडिया अलायंस को देने की चीजें हम नजर में ला सकते हैं, देख सकते हैं। अब वही अगर बात करें कि इतने सारे कैंडिडेट होने के बावजूद भी यदि राजू बिष्ट की सीट यानी उनके सीट में उनका नाम काटकर, उनका टिकट काटकर यदि किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आने वाले साल 2026 के विधानसभा चुनावों में संभावित सांगठनिक जो उठापटक होगी उसके लिए फायदेमंद होगा कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ हद तक, अगर मैं जितनी उनको लंबे समय से रिपोर्टिंग करते हुए समझ पाया हूं, यह तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट पाने के लिए अगर सबसे आगे जो सबसे आगे की लाइन में जो फॉर्म में जो फिल करना है, उसमें पार्टी का काडर जो आरएसएस से निकला है वह बहुत ही ज्यादा प्राइम यानी प्रमुख माना जाता है। प्रमुख इसलिए माना जाता है कि अगर वह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आया है तो कोशिश की जाती है कि कम से कम उनके टिकट पर कटाव न हो। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अगर राजू बिष्टा की सांगठनिक क्षमता देखें तो आने वाले साल 2026 के चुनाव में उत्तर बंगाल में करीब करीब 12 से 16 सीटें ऐसी है जहां पे गोरखाली समाज अपना दखल रखता है।
और देखिए, यह एक स्पष्ट बात भी है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर बंगाल में बेहद मजबूत स्थिति में लगातार आई है 2016 के बाद। 2016 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, वहीं से उन्होंने लगातार उत्तर बंगाल को अपने गढ़ में बदला है। अब उत्तर बंगाल में बहुत बड़ी आबादी आदिवासी समुदाय की है, बहुत बड़ी आबादी राजवंशी की है और बहुत बड़ी आबादी गोरखाली समाज की है। अब इस क्षेत्र में सभी समुदाय के बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने की स्थिति में हैं। वहीं गोरखा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय, मानो या ना मानो, राजू बिष्ट से बड़ा कोई नहीं है। अगर राजू बिष्ट के सांगठनिक योग्यता, क्योंकि याद रहे साल 2021 के विधानसभा चुनावों में जो 7 सीटों पर जिम्मेदारी दी गई थी राजू बिष्ट को, वहां से उन्होंने 5 सीट को जीतकर दिखाया, जबकि तृणमूल कांग्रेस की लगातार बड़ी मार्जिन से वहां पे जीत हो रही थी। राजू बिष्ट न केवल पहाड़ी क्षेत्र में एक भावनात्मक रिश्ता बनाकर काम कर रहे हैं विगत 5 सालों से, वहीं तराई डुवर्स के क्षेत्रों में भी उनके संगठन के दायित्वों को एक अच्छी तरह से निभाते हुए लंबे समय से लोगों ने देखा है। उनके समर्थन में दार्जिलिंग जिला जो है भाजपा का, बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ के लगातार काम करता रहा है। यानी कि तराई क्षेत्र में भी, मैदानी क्षेत्रों में संगठन में काफी अच्छा काम किया है, एक गोरखा चेहरा होने के बाद भी। क्या साल 2026 में, यानी महज 2 साल बाद अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर बंगाल में गोरखाली फेस जो विधानसभा में वोट जिता पाए, जो मैदान में खटके यानी मैदान में डट के जिसने काम किया हो, ऐसा चेहरा क्या 2 साल में ढूंढ पाएगी? या किसी को अगर वो टिकट देती है तो क्या उसको गोरखा समाज के बहुत बड़े आकार के वोट बैंक में सेंध या उसमें जाकर उसको अपने ओर लाने का योग्यता दिखा सकती है? यह एक बड़ा सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी टिकट देने में देरी संभवतः इसलिए कर रही है क्योंकि यहां पे पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिफारिश की गई जो एक लिस्ट जा चुकी है, वहां पे राजू बिष्ट का नाम जो पहली सूची जारी कर रहे थे तब भी था और जो चौथी लिस्ट जारी की तब भी था। अब बात आती है कि यहां पे हर्षवर्धन श्रृंगला का नाम अचानक से कैसे आ गया। देखिए, कम लोगों को मालूम होगा कि अमेरिका में जब वो एम्बेसडर थे, उसके बाद वो भारत में विदेश सचिव बनकर आए। तो विदेश सचिव का जो कार्य होता है वह प्रधानमंत्री के साथ रोज टेबल पर बैठ के काम करने का रहता है। बहुत ही अच्छी तरह से ईमानदारी से काम किया। पहाड़ के पुराने व्यक्तित्व वाले परिवार से उनका रिश्ता रहा है। हालांकि मुंबई में पैदा होने के बावजूद, अजमेर से पढ़ाई करने के बावजूद भी वह पहाड़ से लगातार जुड़े रहे और साथ ही साथ वह एक ऐसे काम में दक्ष है जिसको विदेश नीति कहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय विषय इस समय विदेश नीति है। पहाड़, दार्जिलिंग क्षेत्र ही नहीं, समूचे जितने भी भारत के लोग हैं उनके लिए एक गौरव का नाम हर्षवर्धन श्रृंगला है। अब हर्षवर्धन श्रृंगला अगर नाम बहुत बड़े हैं तो वही यह सवाल आ जाता है कि बीते दिनों अमृतसर लोकसभा से संभावित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तरनजीत सिंह संधू एवं हर्षवर्धन श्रृंगला दोनों एक साथ, दोनों आईएफएस हैं, दोनों एक साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। लेकिन इन वक्त पे केवल तरनजीत सिंह संधू का नाम भारतीय जनता पार्टी की उस प्रेस विज्ञप्ति में आया जहां पे यह लिखा था कि तरनजीत सिंह संधू भाजपा के सदस्य बनाए गए हैं, यानी उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब
यह भी देखना बड़ा रोचक होगा कि यदि मान के चले, देखिए बहुत ही हाइपर थ्योरेटिकल है, लोकतंत्र में सभी के लिए संभावना है, लेकिन हाइपर थ्योरेटिकल अगर हम एक परिकल्पना करें कि अगर 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनाते हैं, तो क्या उनके कैबिनेट में तरणजीत सिंह संधू और ऑलरेडी इस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, साथ ही साथ अब हर्षवर्धन श्रृंगला, यानी 4 ऐसे लोग, ऐसे कद्दावर लोग जो आईएफएस विदेश सेवा से ही आए हैं, उनको इतना बड़ा स्लॉट मिल जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी काडर से आने वाले लोगों को आगे बढ़ाने की परंपरा रही है। क्या उस परंपरा से इतर कुछ नया होने वाला है? साथ ही साथ यह भी एक बड़ा प्रश्न सामने आता है कि क्या जो भी इस पूरे प्रकरण के दौरान टिकट बांटने को लेकर जो विवाद जैसी स्थिति उत्तर बंगाल में अलीपुर द्वार में जो केंद्रीय मंत्री का टिकट काटा गया था, जॉन बारला, उसके बाद की स्थिति देखी, क्या वही स्थिति रायगंज में, जलपाईगुड़ी में और दार्जिलिंग में भी देखा जा सकता है? क्योंकि कूच बिहार में भी लगभग खबरें आ रही है कि संगठन के भीतर कुछ न कुछ मनमुटाव की खबरें हैं। अब अगर पश्चिम बंगाल में अच्छे नतीजे लाना है भारतीय जनता पार्टी को, तो निश्चित रूप से संगठन से जुड़े एक से चेहरे की आवश्यकता होगी, जो आने वाले मिशन 2026 के लिए भी इस क्षेत्र से उनके लिए जिताऊ कैंडिडेट साबित हो, जिताऊ चेहरा साबित हो। अब हम बात करते हैं कि क्या दार्जिलिंग की राजनीतिक जो पार्टियां हैं वह किस ओर जाएगी, तो संभवतः लगता है अब तक देखकर कि कांग्रेस का जो भी चेहरा यहाँ पे आएगा उसको अजय एडवर्ड की हमरो पार्टी, और संभवतः शब्द इसलिए कि देखिए यह केवल कयास है कि बिमल गुरुंग की गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को फेवर न करे, क्योंकि इसकी पटकथा कई सालों से लगातार लिखती आई है, लिख रहे हैं। हो सकता है कि उसकी परिणति इस बार के चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हो। यदि कांग्रेस के प्रत्याशी को पहाड़ में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, हमरो पार्टी का साथ मिलता है, वहीं इस चीज को ना भूले कि जिस तरह से तराई के क्षेत्र, मैदानी क्षेत्रों में कांग्रेस का एक पुराना काडर रहा है, वह लाखों की संख्या की आकार में वोट में तब्दील हो सकता है। लाखों की संख्या में यदि नीचे तराई के क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ में भी लाखों के संख्या में यदि हमरो पार्टी और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा दोनों का अगर साथ मिले, लाखों वहां पे और लाखों नीचे, तो ये जो तादाद होती है एक कहीं ना कहीं एक संभावित बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा सकता है। इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता कि कांग्रेस यदि केंद्र में नहीं है तो उस क्षेत्र में यानी दार्जिलिंग में कुछ कर नहीं सकती। देखिए, एक स्पष्ट आपको मानना पड़ेगा, यह स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा है, चुनाव एक पर्व है और पूरी तरह से मर्यादित और पूरी तरह से लोकतांत्रिक तौर से चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। अब अगर हम बात करें कि कांग्रेस किसको कैंडिडेट दे सकती है, तो देखिए कांग्रेस के पास दो ही विकल्प है। एक तो स्थानीय चेहरा अगर देती है वो, तो स्थानीय चेहरा में तराई के क्षेत्र से ही अधिकतर चेहरा को वो देते अपने प्रत्याशी के रूप में चुनते आई है। उसी तरह हो सकता है कि आने वाले समय में पहाड़ से वह एक चेहरा दे दे, कोई एक जाना माना चेहरा दे दे। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब साथ ही साथ एक और चीज कहने की बात है कि क्या तृणमूल कांग्रेस के लिए इस बार के चुनाव में किसी तरह की संभावना है? देखिए, संभावना सभी के लिए समान है, परंतु पहाड़, खास तौर से जैसे ही आप सुकना पार करते हो, पहाड़ का ये दार्जिलिंग मोटी पार करते हो आप, वहां से तृणमूल कांग्रेस के प्रति वहां के स्थानीय मतदाताओं के मन में एक पुरानी टीस है, साल 2017 से पहले की भी, जो लगातार चुनावों के माध्यम से कुरेदी जाती है अन्य पार्टियों के द्वारा।
तो तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों का सहर्ष स्वीकार कर पाना होगा। और वहीं यदि तृणमूल कांग्रेस यह सोच रही है कि तराई के क्षेत्र, मैदानी क्षेत्रों से उनको एक बड़ी संख्या में वोट मिलेगा, तो यह नहीं भूलना चाहिए कि बाईचुंग भूटिया जैसे बड़े चेहरे, पश्चिम बंगाल में फुटबॉल को पूजा जाता है, उस खेल के बड़े महान प्लेयर को जब तृणमूल कांग्रेस लेके आई थी, तब भी तृणमूल कांग्रेस का वोट पहाड़ के किसी चेहरे के लिए ट्रांसफर नहीं हुआ। देखिए, यहां पे वोट का ट्रांसफर करना बेहद जरूरी है। जिस तरह से हमरो पार्टी, जीएनएलएफ पहाड़ में और जन मुक्ति मोर्चा, इनका जो वोट एकदम पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है, उसी तरह से देखना बेहद महत्वपूर्ण हुआ क्या कि तृणमूल कांग्रेस जो बाईचुंग भूटिया इतना न्यूट्रल चेहरा, उसको वोट ट्रांसफर नहीं कर पाई, तो क्या गोपाल लामा के लिए आसान होगा तृणमूल कांग्रेस का वोट पाना? यह एक बड़ी चीज है, क्योंकि यहाँ पे वोटर्स लगभग 16 से लेके 17 लाख के बीच में है। एक बड़ी संख्या है, ये कुछ हजारों की बात नहीं है। चुनाव जीतने के लिए लाखों लाख वोट की आवश्यकता पड़ती है। अब टिकट किसको मिलेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन संभावना यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में मिशन 2026 को दृष्टिकोण में रखते हुए अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा करेगी। अब आज करे, कल करे या परसों करे घोषणा, नॉमिनेशन फाइल के लिए तो अंतिम 2 दिन ही मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वकील कागज तैयार करते हैं जिस तरह से प्रत्याशियों का, तो उसके लिए दिन मिल जाएगा। लेकिन यह दिमाग में याद रखने वाली बात है कि शनिवार, रविवार और सोमवार जो होली की छुट्टी है, यह 3 दिन कलेक्टेड बंद है। नामांकन के लिए महज 2 ही दिन मिलेंगे। और यह भी बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, उनके जो कैंडिडेट है, उनके लिए जो दूसरे चेहरे जो नॉमिनेशन भरते हैं, उसमें दूसरा कैंडिडेट का नाम भी देना पड़ता है, वह कौन रहेगा, ये महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं, जो भी पर्व आ चुका है उसमें सभी पार्टियां मर्यादित और लोकतांत्रिक ढंग से इस महान जनतंत्र के पर्व पर शामिल अपने अनुभव और अपने सहभागिता को और अच्छा सकारात्मक बनाएं। इसी उम्मीद के साथ लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा और इसी तरह की खबरों से और इसी तरह के विश्लेषणों से आपसे रूबरू होता रहूंगा। जो इस खबर को देख रहे हैं उनसे अंत में यह मैं अपील करना चाहूंगा कि वीर गोरखा वेब टीवी आपका अपना चैनल है। इसके संचालन के लिए यदि हो सके आप मदद कर सकते हैं। आपके मदद के द्वारा मैं उन तमाम खबरों तक पहुंच सकता हूं, उन लोगों तक पहुंच सकता हूं जिनकी खबरें देखना बेहद जरूरी है, जिनसे प्रेरणा मिले, जिनसे सकारात्मकता की सबक मिल सके। ऐसी खबरें देखने के लिए आप मेरे को फाइनेंशियल भी मदद कर सकते हो। स्क्रीन के नीचे मेरा बैंक डिटेल्स और गूगल पे, फोन पे नंबर इत्यादि है, आप वहां पर जाकर भी आप मेरे को मदद कर सकते हो। अंत में जो इस खबर को पहली बार देख रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और जो पुराने लोग इस खबर को देख रहे हैं वो कृपया लाइक के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ बहुत सारी चीजों को पढ़ने के बाद लगभग 20-25 मिनट का कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, एक निचोड़ प्रस्तुत करता हूं, ताकि आप लोगों को उन सभी संभावनाओं, उन सभी भीतर की बातों की जानकारी हो जो आपको बेहद जरूरी है जानना। नमस्कार, जय हिंद, जय गोरखा। आपसे लगातार मिलते रहेंगे।